गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा बढ़िया हैं। तो आज बहुत बढ़िया चैप्टर है और बहुत अच्छा हेडिंग है। इसमें एक ही दो तीन वर्ड की कमाल है। पहला है आपका, वैसे ये है कक्षा 12 बिलियन चैप्टर का, तो उसमें से एक वर्ड है बिलियता, जिसको हम इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि सॉल्युबिलिटी क्या है, फिर उसके बाद से आगे हम पढ़ेंगे ताकि मुझे समझने में आसानी हो। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कहीं कोई डाउट हो तो उसको कमेंट में लिखिए। तो हमारा है क्लास 12 सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी। तो आइए हम सॉल्युबिलिटी के बारे में पहले जानते हैं। मतलब ये वो है कि किसी एक पदार्थ है, मतलब किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाए, तो उस पदार्थ की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो सॉल्युबिलिटी में एक ऐसी कंडीशन आती है, आप लोग 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़े होंगे, संतृप्त अवस्था या असंतृप्त, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब वो होता है कि वो जो है उससे जब हम किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट घोलते हैं तो एक समय ऐसी अवस्था आती है कि वो सॉल्यूट जो है उस सॉल्वेंट में घुलना बंद कर देता है, घुलना बंद कर देगा और नीचे जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड स्टेट। जब सैचुरेटेड स्टेट में आती है तो हमारा ये क्लियर हो गया कि अब इससे ज़्यादा नहीं घुलेगा। तो आइए देखते हैं। तो इसका मतलब तो हो गया सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है। सॉल्युबिलिटी को मैंने डिफाइन कर दिया, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी के बेस पर अब देखिए फैक्ट, ये सॉल्युबिलिटी सभी के इसके पहले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है कि सॉल्यूशन के बारे में, कि सॉल्यूशन जो है 9 टाइप के होते हैं। गैस का गैस में घुलना, गैस का द्रव में घुलना, गैस का सॉलिड में घुलना। इसी तरह से सॉलिड का सॉलिड में घुलना, सॉलिड का गैस में घुलना, सॉलिड का लिक्विड में घुलना। उसी तरह से लिक्विड का सॉलिड में घुलना, लिक्विड का लिक्विड में घुलना और लिक्विड का गैस में घुलना। इस तरह से 9 टाइप का बताया गया है। तो आज हमें ये जानेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इन लिक्विड मतलब है जब हमें गैस को किसी, गैस हमारा क्या है, सॉल्यूट है यानी विलेय है। जब विलेय को किसी द्रव में घोलते हैं तो उसमें बाधाएं कौन कौन सी आती हैं उसके बारे में यहाँ पर है। कौन कौन से बाधाएं उसको प्रभावित करते हैं और कौन कौन सा उसकी हेल्प करते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला हमारा है नेचर ऑफ गैसेस। नेचर ऑफ गैसेस मतलब गैस की प्रकृति क्या है। गैस, कुछ गैसें होते हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं। तो जो गैसें आयनिक कंपाउंड बनाते हैं वो घुलनशील होते हैं, और जो गैसें आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते हैं वो कम घुलनशील होते हैं। तो ये हमारा हो गया नेचर ऑफ गैसेस। तो मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा घुलेगी, सबसे ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे कि जो आयनिक गैसें हैं जो आयन देते हैं, जैसे मान लीजिए HCl हो गया, अमोनिया हो गया। जब HCl को हम जल में घोलते हैं तो क्या बनाएगा, प्लस आयन और निगेटिव आयन, मतलब हाइड्रेटेड आयन H3O बनाएगा और Cl लगना है। Cl पे निगेटिव चार्ज और H3O पे पॉजिटिव चार्ज। और जब हम अमोनिया को घोलते हैं पानी में, अमोनिया गैस को जब घोलेंगे तो वो क्या बनाएगा, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इस तरह से होता है। फिर अब जब वहीं हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोलेंगे तो वो कम घुलेगा या नहीं घुलेगा। अब देखते हैं। दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ गैसेस, गैसेस क्या है, सॉल्यूट है यानी विलेय है, और जिसमें घोलते हैं वो क्या, सॉल्वेंट है यानी विलायक है। तो यदि हमारा सॉल्वेंट पोलर है यानी ध्रुवीय रूप में है, मतलब जो आयन बनाता है, तो आयन कौन बनाएंगे, इनऑर्गेनिक वाले बनाएंगे। इनऑर्गेनिक वाले जो सॉल्वेंट होंगे वो आयन बनाते हैं। और
नॉन पोलर कौन होंगे, अध्रुवीय कौन होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले जो विलयन होंगे वो जो है नॉन पोलर होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है किसमें घुलेगा, पोलर में, और सॉरी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्यूट किसमें घुलेगा, पोलर वाले सॉल्वेंट में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले सॉल्यूट किसमें घुलेंगे, नॉन पोलर वाले सॉल्वेंट में। ये हमारा हो गया। तो मतलब है कि ध्रुव, यदि सॉल्यूट हमारा ध्रुवीय है तो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, यदि सॉल्यूट अध्रुवीय है तो अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। तो हमारा क्लियर हो गया। ध्रुवीय और अध्रुवीय मतलब जो प्लस आयन और माइनस आयन जो बनाते हैं उनको ध्रुवीय बोलते हैं, और जो नहीं बनाते हैं वो अध्रुवीय होते हैं। तीसरा हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप लोग देखते होंगे कि जब किसी चीज को हम घोलते हैं तो टेम्परेचर बढ़ा के उसको घोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो घुलता है। ये अक्सर प्रैक्टिकल में होता है, कहते हैं जैसे मान लीजिए नमक है, NaCl है, यदि वो खड़ा है, यदि सॉलिड में है, मिक्सचर में नहीं है, तो उसको थोड़ा उसको हीट देते हैं, वो नमक उसमें घुल जाता है, ठीक। लेकिन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लेकिन अगर जो हमारे पास मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यदि हम टेम्परेचर देंगे तो इसकी घुलनशीलता कम हो जाएगी। क्यों ये जो है कम घुलती है, क्योंकि इसकी रिएक्शन से हमको ऊष्मा मिलता है। इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक वाला रिएक्शन देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम पानी में घोलते हैं तो कुछ समय के बाद वो गर्म होता है, मतलब वो ऊष्मा देता है और घुलता नहीं है। तो इसके लिए हमको टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो खुद जब क्रिया करता है पानी से तो जो है क्या देता है, हीट देता है। इस तरह से हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फिर होता है प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस इन सॉल्वेंट। जैसे मान लीजिए आपने इनऑर्गेनिक कोई सॉल्वेंट लिया, उसमें अगर जो मिक्स है दो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसमें मिक्स है, कोई पदार्थ ऑर्गेनिक का, तो वो जो है बाधा डालेगा किसको, प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस, क्योंकि वो अदर सब्सटेंस है। मतलब यदि पोलर सब्सटेंस में कुछ नॉन पोलर सब्सटेंस मिल गया तो जो है उस सॉल्यूट को घोलने में, उस गैस को घोलने में बाधा डालेगा। तो इसका भी ध्यान होता है प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस इन सॉल्वेंट। तो हमारे केमिस्ट्री में तो दो ही हैं, एक ऑर्गेनिक है, एक इनऑर्गेनिक है। मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक सॉल्यूट और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनऑर्गेनिक सॉल्यूट। फिर उसके बाद से होता है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आप लोग देखते हैं कि गैस को जब हम उस पर दाब डालते हैं यानी प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो है घुल जाती है। कोई गैस को गैसीय अवस्था है, मतलब गैस है, उसको हम उसमें जब प्रेशर दबाएंगे, दाब देंगे तो वो जो है वो घुलती है। तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, दाब बढ़ाने से इसकी मतलब घुलने की जो सॉल्युबिलिटी उसकी अधिक हो जाती है। तो इसी को डिटेल में समझने के लिए एक वैज्ञानिक है हेनरी, उन्होंने एक नियम दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए सॉल्युबिलिटी हमारी, ये हमारा सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी है कितना ग्राम है, एम ग्राम लिया और मैंने इसको प्रेशर किया तब ये प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रेशर को। ये सॉल्युबिलिटी जो है हमारी, इसको हम रिप्रेजेंट हम से करते हैं, यह मतलब कोई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। तो ये जो है प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें के बाद एक होती है समानुपाती स्थिरांक। तो यदि हम इसको और एक स्टेप और बढ़ाएं तो m इक्वल टू हो जाता है Kp। ये हमारा ये जो है नियम हेनरी ने दिया है, हेनरी लॉ, इसी को बोलते हैं हेनरी लॉ। तो इसको डिटेल में हेनरी लॉ को हम क्लियर करेंगे। और इसमें चूंकि इसमें ग्राफ भी खींचते हैं और जो IIT और नीट में जो क्वेश्चन आते हैं
इसी फार्मूले के बेस पर आते हैं। तो पूछता है, याद है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेकिन इसको सीधे पूछेगा कि जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो हमारी सॉल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगी। तो जब इसके आगे हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ में, स्पेशल हेनरी लॉ, तो हमें डिटेल से आप लोगों को मिल जाएगा। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू एवरीवन।